आज के इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हर एक सेकंड में कॉर्पोरेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस कितना सारा डेटा पैदा कर रहे हैं। चाहे कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह जानकारी का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो रहा है। इसको हम सच में एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन यानी सूचना विस्फोट कह सकते हैं। तो इस विशाल डेटा को समझने के लिए हमारी आज की चर्चा के 6 मेन पॉइंट्स होंगे। फटाफट इन पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे डेटा विस्फोट की समस्या से, फिर समझेंगे नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस क्या है, उसके बाद कोर डेटा माइनिंग टेक्निक्स, मार्केट बास्केट एनालिसिस, रियल वर्ल्ड में इसके इस्तेमाल और आखिर में प्राइवेसी से जुड़ी चुनौतियों पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, डेटा विस्फोट की समस्या, डेटा में डूबना और ज्ञान के लिए तरसना। अब यहाँ एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है। रोजाना लाखों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जिन्हें हम OLTP सिस्टम्स कहते हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारे पास डेटा का पूरा समंदर है, पर असली नॉलेज की भारी कमी है। तो मौलिक सवाल ये है कि इतने विशाल डेटाबेस का आखिर क्या फायदा अगर उसे समझा ही न जा सके। सर्वर्स में पड़ा वो कच्चा डेटा तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक कि उसे किसी काम की और उपयोगी जानकारी में न बदल दिया जाए, है ना? वैसे डेटा को बस इकट्ठा करने और उसे खंगालने के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। डेटा वेयरहाउस एक बड़े से गोदाम जैसा है जहां सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा होती रहती है, लेकिन डेटा माइनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। यह उस इकट्ठे हुए डेटा की गहराई में जाकर ऐसे नए और छुपे हुए पैटर्न्स निकालता है जो किसी भी बिजनेस की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक तरह से यह डेटा से बातें करने जैसा है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, ज्ञान खोज प्रक्रिया KDD, यानी कच्चे डेटा को बिल्कुल सोने में बदलना। अब सीधे ही एल्गोरिदम्स नहीं लगाए जाते। उससे पहले इस कच्चे डेटा को बहुत सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्लीनिंग होती है, जहां बेकार डेटा या शोर को हटाया जाता है। फिर अलग अलग स्रोतों को जोड़ा जाता है, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद प्रासंगिक डेटा को चुनकर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद ही असली डेटा माइनिंग और अंत में पैटर्न्स का इवैल्यूएशन होता है। ये पूरी एक चेन है। इस फ्लोचार्ट को देखिए, ये इस पूरे आर्किटेक्चर को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। हम देख सकते हैं कि कैसे टारगेट डेटा पहले प्री प्रोसेसिंग से गुजरता है, एक मानक फॉर्मेट में ढलता है और फिर डेटा माइनिंग इंजन से प्रोसेस होकर आखिरकार एक वैल्यूएबल नॉलेज या पैटर्न के रूप में हमारे सामने आता है। सच्ची में ये कच्चे डेटा के सोने में बदलने का पूरा सफर है। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, प्रमुख डेटा माइनिंग तकनीकें, विश्लेषक का टूलकिट। सबसे पहले बात आती है क्लस्टरिंग की। ये एक अनसुपरवाइज्ड तकनीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें पहले से तय किए गए कोई ग्रुप्स या लेबल्स नहीं होते, बल्कि ये तकनीक खुद ही डेटा के अंदर छुपे नेचुरल ग्रुप्स को खोज लेती है और जिन चीज़ों में एक जैसी खासियत होती है उन्हें एक साथ रख देती है। कमाल की बात है ना? इसे और आसानी से समझने के लिए एक लाइब्रेरी का शानदार उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि हजारों किताबें बिना किसी ऑर्डर के यहाँ-वहाँ फैली हुई हैं। अब क्लस्टरिंग वही काम करती है जो एक समझदार लाइब्रेरियन करता है। एक जैसे सब्जेक्ट वाली किताबों को एक ही शेल्फ पर रखना और उन पर एक लेबल लगा देना। इससे होता ये है कि किसी खास किताब को ढूंढने के लिए पूरी लाइब्रेरी नहीं छाननी पड़ती। क्लस्टरिंग के बाद दूसरा बड़ा नाम आता है क्लासिफिकेशन का। ये क्लस्टरिंग से बिल्कुल अलग एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग तकनीक है। इसमें कैटेगरीज पहले से डिफाइन होती हैं। उदाहरण के लिए, पिछले एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को देखकर यह भविष्यवाणी करना कि आने वाले समय में कौन सा कर्मचारी कंपनी छोड़ सकता है और कौन टिकेगा, यानी ये ऐतिहासिक डेटा से सीखता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि क्लासिफिकेशन काम कैसे करता है। इस डिसीजन ट्री को देखिए। इसमें उम्र, स्टूडेंट स्टेटस और क्रेडिट रेटिंग जैसी डिटेल्स मिलकर एक जबरदस्त फ्लोचार्ट बनाती हैं। ये फ्लोचार्ट सीधे तौर पर भविष्यवाणी करता है कि कोई खास कस्टमर कंप्यूटर खरीदेगा या नहीं। देखा जाए तो ये पूरी तरह से लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे मजेदार सेक्शन पर, मार्केट बास्केट एनालिसिस, एसोसिएशन नियमों का जादू। यहाँ मैं एक बहुत ही मशहूर और सच में हैरान कर देने वाला किस्सा शेयर करता हूँ। वॉलमार्ट ने जब अपने डेटा को डिटेल में पढ़ा तो उन्हें पता चला कि शुक्रवार की दोपहर को जो युवा डायपर खरीदते हैं वो अक्सर उसके साथ बियर भी खरीदते हैं।
अब नॉर्मली कोई भी इंसान ऐसा कनेक्शन शायद ही सोच पाए, लेकिन यही है एसोसिएशन रूल्स की असली ताकत। जब इन दोनों चीजों को सुपरमार्केट में एक साथ रखा गया तो इनकी सेल्स आसमान छूने लगी। पर एक सेकंड, ये सब होता कैसे है? इस पूरे जादू के पीछे एक गणित काम करती है जिसे एप्रियोरी एल्गोरिदम कहते हैं। इस सिंपल से शॉपिंग सेंटर डेटा सेट पर नजर डालिए। यहाँ 5 अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिखाए गए हैं। अब थोड़ा कहानियों से आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि गणितीय तरीके से इन एसोसिएशंस को आखिर ढूंढा कैसे जाता है। तो इस एल्गोरिदम का एक गोल्डन रूल है। इसमें एक मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड सेट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ इसे 60% यानी 3 ट्रांजैक्शंस पर सेट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आइटम्स 3 से कम बार खरीदे गए, जैसे गुड़िया या सेब, वो तुरंत लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। हमारी लिस्ट में अब सिर्फ वही आइटम्स बचेंगे जो लोग अक्सर खरीदते हैं। चलिए देखते हैं कि अब इससे आगे क्या होता है। एल्गोरिदम के अगले स्टेप्स में जो आइटम्स बच गए थे उनके आपस में जोड़े बनाए जाते हैं, जैसे आम और की चेन का जोड़ा या प्याज और अंडे का। फिर से वही गोल्डन रूल लगता है और जो जोड़े कम खरीदे गए थे उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाता है। फिल्टर करने का ये सिलसिला चलता रहता है और फाइनल स्टेप में आता है सेल्फ जॉइन। आखिर में ये एल्गोरिदम हमें एक 3 आइटम का सेट निकाल कर देता है, प्याज, की चेन और अंडे, जिन्हें लोगों ने कम से कम 3 बार एक साथ खरीदा था। ये पूरी प्रोसेस जाहिर करती है कि कैसे इंसानों की कॉम्प्लेक्स शॉपिंग हैबिट्स को एक सिंपल और बिल्कुल सटीक गणितीय नियम में बदला जा सकता है। आइए अब बढ़ते हैं 5वें सेक्शन पर, वास्तविक दुनिया के उद्योग अनुप्रयोग, सुपरमार्केट से परे। देखिए, डेटा माइनिंग की पहुंच अब सिर्फ सुपरमार्केट के शेल्फ्स तक ही सीमित नहीं है। आजकल इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। बैंक्स इसका यूज फेक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां इसके जरिए झूठे दावों को पहचानती हैं। यहाँ तक कि बायोलॉजिस्ट्स जीनोमिक डेटा को समझने के लिए और साइबर सिक्योरिटी टीम्स नेटवर्क में होने वाली घुसपैठ को पकड़ने के लिए इन्हीं एल्गोरिदम्स पर निर्भर हैं। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, गोपनीयता और भविष्य की चुनौतियां, डेटा का डार्क साइड, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। खैर, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी के कुछ बहुत बड़े खतरे भी हैं। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेटाबेस में लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, सैलरी डिटेल्स और पर्सनल आदतों की सारी इन्फॉर्मेशन जमा है। अब सोचिए, अगर हैकर्स यहाँ तक पहुँच गए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार तो जब कंपनियां बंद होती हैं तो वो अपना ये पर्सनल डेटा बेच तक देती हैं, और अगर इस डेटा में गलती हुई तो इस पर बेस किए गए फैसले किसी तबाही से कम नहीं होते। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक तरफ जहां डेटा माइनिंग हमें इतना जबरदस्त ज्ञान और एफिशिएंसी देती है, वहीं ये एक बड़ी नैतिक उलझन भी खड़ी करती है। जरा सोचिए, जब ये अदृश्य एल्गोरिदम्स इंसानी व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए हमारी हर छोटी बड़ी खरीदारी का चुपचाप विश्लेषण कर रहे हैं, तो एक इंसान की जिंदगी के इन छुपे हुए पैटर्न्स का असली मालिक आखिर है कौन? इस बारे में जरूर सोचिएगा।